हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है आप ये सब चीज़ें जान गए होंगे। और एक एक्टिविटी करनी थी ऑस्मोसिस को लेकर, और आपने वो एक्टिविटी भी की होगी। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे का टॉपिक, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर organism. Unicellular freshwater organism and most plant cell tend to gain water through osmosis. देखिए, हमने पिछले लेक्चर में ही बात की थी, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा होते हैं, ये अगर इनको वाटर लेना होता है तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू अपने आप बॉडी में अंदर आता रहता है। इनको वाटर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू अपने आप अंदर आता रहता है, बल्कि ये उस वाटर को बाहर निकालते रहते हैं ताकि ज़्यादा वाटर ना हो जाए इनकी बॉडी में। तो ऑस्मोसिस के थ्रू आता रहता है। आगे है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। और जो प्लांट हैं ये जो वाटर लेते हैं ये भी ऑस्मोसिस के थ्रू लेते रहते हैं। मतलब जो वाटर इनके सेल के अंदर, जो इनकी जो रूट है, उनका जो रूट का सेल है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, और बाहर जो भी वाटर प्रेजेंट होता है तो वो अपने आप सेल के अंदर आता रहता है। ओके, आगे देखेंगे। दस डिफ्यूज़न इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज। डिफ्यूज़न इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो डिफ्यूज़न है ये एक महत्वपूर्ण तरीका है गैसेस को एक्सचेंज करने का। एंड वाटर इन लाइफ ऑफ अ सेल। और वो डिफ्यूज़न के थ्रू जो है, क्योंकि ये ऑस्मोसिस जो है एक प्रकार का डिफ्यूज़न ही तो है, और वाटर भी एक्सचेंज होता रहता है सेल में। इन एडिशन टू दिस द सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट्स। और इन्हीं के तरीके से वो जो सेल होती हैं वो अपने बाहर की इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन को भी गेन करती हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर यूज ऑफ एनर्जी। इसके अलावा कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर जाने के लिए, सेल से अंदर से बाहर आने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और अगर एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो डिफ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि डिफ्यूज़न में तो एनर्जी की ज़रूरत होती नहीं है ना। तो अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। और जो डिफ्यूज़न होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि इसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। आगे है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके बारे में मैंने कल ही थोड़ा सा इसका फिगर उगर दे दिया था पीडीएफ में, आज इसको देख लेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है ना। फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड नहीं होती है, वो जो है बनती बिगड़ती रहती है। मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। हाउएवर वी कैन, और इस लिपिड का नाम होता है ग्लाइकोलिपिड। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यद्यपि हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, जिसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसी से हम लोग देख पाते हैं। और ये जो है डबल लेयर में होती है, बाई लिपिड लेयर होती है। मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा करूँगा। यहाँ पर ऐसे लिपिड का मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ पर जो है ऐसे फैटी एसिड की चेन होती है। दो चेन होती है, एक चेन सीधी होती है, एक जो है टेढ़ी होती है। और ऐसे यहाँ पर दूसरा लिपिड का मॉलिक्यूल होगा, और ये दूसरा फैटी एसिड की चेन होगी। ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं ये फास्फोलिपिड होते हैं। फास्फोलिपिड ये फास्फोलिपिड के बने होते हैं, क्योंकि यहाँ फास्फेट ग्रुप होता है। यहाँ जो है फास्फेट ग्रुप होता है, यहाँ फास्फेट ग्रुप होता है। ये आपके अभी तो इतना नहीं दिया है, लेकिन आगे जो है आपको मिलेगा, अगर जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डबल लेयर होती है, मतलब एक लिपिड इधर है, दूसरी वाली लिपिड इधर है, और ये इसका इस तरह से होगा अरेंजमेंट। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ये लिपिड होता है, ये जो है ये वाला जो बाहर वाला एरिया होता है,
ये जो है हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर से ये ज्वाइन करता है, वाटर इसके पास है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो ये वाला एरिया है फैटी एसिड वाला, ये जो है हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर से डरता है ना, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर से डरता है। तो इसीलिए इस तरह से अरेंजमेंट होता है, जैसे ये एक लेयर है, एक परत है, तो एक बलून के रूप में जैसे गुब्बारा होता है उस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो सेल के अंदर जो है ये मान लेते हैं, ये नीचे की तरफ, ये यहाँ नीचे की तरफ ये सेल के अंदर वाला पार्ट है और ये ऊपर सेल के बाहर वाला पार्ट है। तो सेल के बाहर जो है इससे कनेक्ट रहता है लिक्विड मटेरियल, है ना, सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है तो वो जो है लिक्विड है, वो भी इससे टच रहता है। और ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और इधर जो है सेल के अंदर वाला साइटोप्लाज्म इससे जुड़ा होता है, ये भी हाइड्रोफिलिक होता है। लेकिन ये बीच में हाइड्रोफोबिक होता है, ये बीच वाला रीजन, इसलिए यहाँ पर वाटर नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। और आप सोच रहे हो कि प्रोटीन कहाँ होता है, तो जैसे ये जो लिपिड होती है और इसे इधर जो चेन होती है इसमें, है ना, तो इसी के बीच बीच में कहीं कहीं प्रोटीन होती है। जैसे ये प्रोटीन हो गया, फिर यहाँ लिपिड हो गया, और कुछ प्रोटीन ऐसे होती हैं जो बाहर से जुड़ी रहती हैं। ये तो जो अंदर से प्रोटीन होती हैं इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, और जो बाहर से होती हैं इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। तो इस तरह से ये प्रोटीन भी इसमें होती हैं। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और हम जो है इसके स्ट्रक्चर को सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। द फ्लेक्सिबल ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल द सेल ऑफ इंगल्फ in food and other material from the external environment such as process known as इंडोसाइटोसिस। जब कोई चीज़ सेल के अंदर बाहर से जाती है तो इसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर फूड थ्रू सच अ प्रोसेस। कह रहे हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे अभी मैंने इधर दिखाया है, मैं फिर भी यहाँ दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सेल है ना, ये जो है सेल है और यहाँ कोई मटेरियल है, इसको सेल के अंदर लेना चाह रहा है, तो ये मटेरियल पैक होके अंदर जाता है। ये यहाँ न्यूक्लियस है। मैं आगे अगला स्टेप दिखाता हूँ। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, ये सेल जो है कुछ इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुड़ जाएगी और ये इसका न्यूक्लियस है। अगले स्टेप में देखेंगे तो ये जो सब्सटेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके जो है चारों तरफ घेर लेगी और ये न्यूक्लियस है इसका सेल का। और अगले स्टेप में देखेंगे, यहाँ नीचे दिखा देता हूँ मैं, नीचे नहीं, फिर से इसको अच्छा नीचे ही दिखा देता हूँ, बन जाएगा अभी। तो ये जो है ये सेल है और ये मटेरियल यहाँ पहुँच गया और ये जो था ये ऐसे ऐसे पैक हो गया, है ना। अगले स्टेप में दिखा देता हूँ। तो ये रही आपकी सेल, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा मटेरियल जो सेल के अंदर चला गया। और ये जो घेरा है ये वाला, ये जो घेरा है ये वही सेल वाला है, जो सेल मेम्ब्रेन था वही इसको पैक कर दिया है ना। तो वो हमेशा पैक होकर अंदर जाता है और इसी कारण जैसे ये टूट गया सेल मेम्ब्रेन और टूटने के बाद इसको कवर कर लिया जो फूड मटेरियल अंदर जा रहा था, और यहाँ जो है ओपन स्पेस भी नहीं है, यहाँ ये जुड़ भी गया। तो इसी को बोलते हैं ये फ्लैक्सिबल होती है, ये रिजिड नहीं होती है, तो ये बनती बिगड़ती रहती है। तो द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल द सेल इंगल्फ। और देखिए सेल ने इंगल्फ कर लिया, मतलब खा लिया, अंदर ले लिया आप फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और वो जो है बाहर की इन्वायरमेंट से सेल ने अंदर ले लिया। सच प्रोसेस इज नोन एज इंडोसाइटोसिस, और इसी प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। सेल वॉल, यहाँ थोड़ा सा दिया है, एक्टिविटी दिया है। फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी थ्रू द इंटरनेट, डिस्कस विथ योर टीचर। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अगर स्कूल खुलता है तो। आगे हम भी देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल, जैसा कि आप जानते हैं जो सेल वॉल होता है ये एनिमल्स की बॉडी में नहीं पाया जाता है। ये सेल वॉल जो है एक आउटर कवरिंग होता है, नॉन लिविंग आउटर कवरिंग होता है, जो कि प्लांट सेल की बॉडी में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्लांट सेल। सबसे पहले प्लांट सेल की बॉडी में पाया जाता है, तो प्लांट सेल की बात करते हैं। प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग। क्या है ये? रिजिड है और आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, और इसको बोलते हैं सेल वॉल। आगे है द सेल वॉल
लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज, और जो प्लांट सेल वॉल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है ना। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज। मैं अभी थोड़ी सी बात करता हूँ उस पर। जैसे ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, जैसे ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो ऐसे जुड़ता चला जाता है और उसमें कुछ जो है ब्रांचेज भी बनती हैं, तो ऐसे ये जुड़ जाएगा सेलुलोज। ये एक जो मैंने गोल सा स्ट्रक्चर बनाया है एक बीट जैसा, समझ लीजिए ग्लूकोज है, ये जो है ग्लूकोज है। तो जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज 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 ऐसे जुड़ता चला जाता है एक दूसरे से। तो जब कोई भी यूनिट जो है बार बार रिपीट होती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमर बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं पॉलीमर। और जो ये एक यूनिट होती है इसको बोलते हैं मोनोमर, इसको बोलते हैं मोनोमर। तो ये हो गया पॉलीमर, ये हो गया मोनोमर, है ना। और ये जो पूरा बन गया स्ट्रक्चर बहुत सारे ग्लूकोज को मिला के, तो ये हो गया सेलुलोज। और जो इसका एक यूनिट है वो क्या है? ग्लूकोज। तो यही आप देख रहे हैं कि ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेलुलोज से। सेल वॉल लाई आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट को कह लीजिए कि स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स मतलब उसको मजबूती देता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है उसकी सेल को। नहीं तो अगर यही सेलुलोज ना हो, जैसे हमारी बॉडी हमारी स्किन फ्लेक्सिबल होती है वैसे प्लांट की स्किन भी फ्लेक्सिबल हो, लेकिन जो है उसके पास हर सेल के बाहर सेलुलोज होता है, इसलिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती है उसकी बॉडी में। आगे है व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जब कोई एक लिविंग प्लांट की सेल हो और वो अपने वाटर को लॉस कर देती है, देयर इज अ श्रिंकेज और कंसंट्रेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो कह रहा है कि जब कोई सेल होती है और वो अपना वाटर लॉस कर देती है तो उसका जो कंटेंट होता है वो कंसंट्रेट हो जाता है, या जो सेल होती है श्रिंक हो जाती है। और कह रहा है कि जो उसका कंटेंट है वो दूर चला जाता है सेल वॉल से। कहाँ चला जाता है? मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो है ये मैं बना रहा हूँ प्लांट की सेल, है ना। ये है प्लांट की सेल वॉल है और ये जो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसमें न्यूक्लियस है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है। अगर इसको हम एक ऐसे सब्सटेंस में रख दें जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, यहाँ पर जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, तो इसमें से वाटर बाहर निकलता रहेगा, है ना, वाटर बाहर निकलता रहेगा, क्योंकि सेल वॉल किसी को नहीं रोकता। सेल वॉल वाटर को हमेशा आने जाने देता है। जो रोकने वाला काम होता है, रेगुलेट करने वाला, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला है ना, और जो बाहर वाला है सेल वॉल है। तो अगर ये वाटर लॉस करता है तो फिर क्या बन जाएगा, और मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ कैसे हो जाएगा। तो ये मान लीजिए आपका ये सेल वॉल है, ये जो है आपका सेल वॉल है। तो जो वाटर लॉस कर रहा था ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले बाहर सटी हुई थी, अब यहाँ पहुँच जाएगी, ये यहाँ, और इसमें जो है ये न्यूक्लियस रहा, इसका कुछ मटेरियल रहा, और बाकी इसमें से बहुत सारा वाटर निकल गया है ना। तो वाटर निकल गया है, अच्छा सेलुलोज किसी को रोकता नहीं, तो यहाँ क्या भर जाएगा, यहाँ क्या भर जाएगा, यहाँ भर जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन यहाँ। और ये जो अंदर में है, ये अंदर में, और देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये जो जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये देखिए किस तरह से ये सेल वॉल से दूर चली आई। यहाँ देखिए सेल वॉल से दूर चली आई, यहाँ सेल वॉल से दूर चली आई, है ना। इसीलिए कह रहा है कि जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, ये डायरेक्ट नहीं कह रहा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, डायरेक्ट कह रहा है कि जब ये
अपना वाटर लॉस करती है। तो वाटर लॉस कैसे करती है? जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो इसका वाटर जो है बाहर निकल जाता है, श्रिंक कर जाती है, और इसका जो कंसनट्रेट हो जाता है, इसका जो मटेरियल है ना, और कंटेंट जो है सेल वाल से दूर चला जाता है, अबे फ्रॉम द सेल वाल। आगे है दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, है ना। तो ये जो सेल है जिसने वाटर को लॉस कर दिया है और उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और कंटेंट है सारा कंसंट्रेट हो गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है कंसंट्रेट हो गया है और सेल वाल से दूर चला गया है, तो ऐसी सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। लेकिन ये सेल डेथ नहीं हुई इसकी, अगर इसको वाटर में रखेंगे तो फिर से ये जो है अपना नॉर्मल शेप एब्जॉर्ब कर लेगी, इंडो ऑस्मोसिस हो जाएगा और जो है वो फिर से अपना फंक्शन चालू कर देगी, है ना। ये इसका बेनिफिट लिया जाता है, जैसे आप जानते हैं जो आपके घर पे पिकल्स बनते हैं, अचार बनते हैं, उसमें नमक साल्ट बढ़ा दिया जाता है, तो साल्ट बढ़ाने से उसका जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। तो वो पिकल्स ख़राब नहीं होते, क्योंकि जब भी कोई स्पोर आता है, जैसे फंजाई का स्पोर आ गया, तो जब उस पर बैठता है, आ जाता है उस पिकल्स पर, तो उसके बॉडी से वाटर लॉस कर जाता है और वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है ना। तो वो जो है नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर सकता, अपने नंबर्स नहीं बढ़ा सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, और इस प्रकार से आपका पिकल्स ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ इसका यूज किया जाता है। आगे है वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। कह रहे हैं ये जो फिनोमेना है इसको फॉलोइंग एक्टिविटी के द्वारा हम जानेंगे। क्या है ये, इसमें क्या दिए हैं? माउंट अ पील ऑफ a rio leaf in water on a side and examine cell under the high power microscope. Note the small green granules called the chloroplast. They contain a green substance called chlorophyll. Put a strong solution of sugar or salt on the mount leaf on the slide. Wait for a minute and observe under the microscope. What do you see? Now place some rio leaves in the boiling water for a few minutes. This kill the cell. Then mount one leaf on a slide and observe the under microscope. Put a strong solution of sugar or salt. The mount leaf on the slide. Wait for a minute and observe it again. What do we find? Did plasmolysis occur now? कह रहे हैं कि मतलब एक लीफ लेते हैं, ये रोयो लीफ की मतलब प्लांट की लीफ लेते हैं और उसको जो है माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उसमें जो है आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देते हैं, है ना। तो बाद में कह रहे हैं उसको जो है उबाल लेते हैं। उबालने से क्या होता है, वो जो सेल वाल होती है सॉफ्ट हो जाती है और सेल डेथ हो जाती है सेल की। तो जब फिर से उसको शुगर के सोल्यूशन में या वाटर के सोल्यूशन में रखते हैं तो वो अपना वाटर लॉस कर देती है, तो वो जो है प्लाज्मोलाइट दिखने लगती है और उसका न्यूक्लियस वगैरह फिर अच्छे से नहीं दिखेगा, मतलब जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म दिख रहे थे वो फिर अच्छे से नहीं दिखेंगे और आपको लगेगा कि इसने अपना वाटर लॉस कर दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। नहीं अभी थोड़ा सा बचा हुआ है ना। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट डू बी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, मतलब आपने क्या देखा इस एक्टिविटी के द्वारा। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल, इसमें ये दिखता है कि ना कि केवल लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल, इसमें दिखा कि सिर्फ लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल, और जो डेड सेल होती है नहीं, आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। व्हाट डू बी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इट अपीयर्स that only living cell and not dead cell are able to absorb water by osmosis। कह रहे हैं इसमें सिर्फ ना कि सिर्फ जो है लिविंग सेल वाटर गेन कर सकती है, बल्कि डेड सेल भी वाटर गेन कर सकती है ऑस्मोसिस के द्वारा। सेल वाल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स फंजाई एंड बैक्टीरिया। सेल वाल परमिट, जो सेल वाल होती है ना
वो परमिट करती है, मतलब किसी को रोकती नहीं है। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। ये कह रहे हैं कि जो सेल वॉल होती है वो सबको तो आने जाने देती है। इट मीन्स जैसे वाटर हो गया और बाहर से अंदर जाना चाह रहा है तो उसको जाने देती है। और अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखा गया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है, तो क्या होगा, वाटर गेन करता रहेगा और बाहर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा तो सेल फट जाएगी। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो बाहर से रोके रखती है ना। जो सेल वॉल होती है विथ स्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग, और वो उसको फटने नहीं देती है। कितना भी वाटर अंदर आ जाए लेकिन उसको बस्ट नहीं होने देगी, फटने नहीं देगी, उसको जो है वो रोके रखती है बाहर से प्रेशर लगा के। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाई ऑस्मोसिस, और इस मीडियम में वो जो सेल होती है बहुत सारा वाटर ले लेती है ऑस्मोसिस के थ्रू। द सेल स्वेल, और जो सेल होती है वो फूल जाती है, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, और सेल वॉल के अगेंस्ट जो है वो एक प्रेशर डेवलप कर देती है। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल, और जो अंदर से पानी गया है और अंदर से जो है बाहर की तरफ सेल वॉल पर एक प्रेशर लग रहा है, तो सेल वॉल भी बाहर से अंदर की तरफ एक प्रेशर लगा रही है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडिया देन एनिमल सेल। आगे कह रहा है कि बिकॉज ऑफ देयर वॉल, इसकी वाल के कारण सच सेल कैन विथस्टैंड, और इस तरह की जो सेल होती हैं वो अपने आप को बनाए रखती हैं, रुकी रहती हैं, मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग, मतलब उनके सराउंडिंग में कितना भी चेंज कर दीजिए, मतलब कि उस सॉल्यूशन को कितना भी पतला कर दीजिए, कितना भी हाइपोटोनिक करा दीजिए उसको, कि सिर्फ वाटर ही वाटर कर दीजिए, उसमें कंटेंट कुछ रह ही ना जाए, मतलब जो उसका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ना, तो लेकिन फिर भी वो जो सेल है वो बस्ट नहीं होगी देन एनिमल सेल, जबकि एनिमल सेल क्या हो जाएगी, वो बस्ट हो जाएगी। तो अगला जो टॉपिक है आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मतलब उसको जितने टर्म दिए हैं उसको हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा, इसलिए उसको अगले दिन। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना चाहता है तो व्हाट्सएप, यूट्यूब कहीं से भी पूछ सकता है। थैंक यू।